हो। विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र से आज हम जो चर्चा करेंगे वो है भांडागार लक्षण की। भांडागार अर्थात कोषागार। हम अपने धन को, अपने वित्त को किस प्रकार रखें, यह इससे हम सीख सकते हैं। यहाँ राजकोष को लेकर के मुख्य बात रही, और हम वर्तमान में मूल जो कंसेप्ट है इसका, उसको समझ के कि भाई धन की सुरक्षा के लिए कितने यत्न करने चाहिए, कौन कौन से जतन हम करें, यह सीखने वाली बात है। भाई आजकल को उस प्रकार से राजकोष की व्यवस्था, वैसे खजाने उस रूप में भले ही देखने में ना आए, लेकिन लगभग लगभग बहुत सारी चीज़ें आज भी देखने में आएंगी। जैसे यहाँ जो आगे हम तलघर इत्यादि की बात करेंगे, तो सुनने में आता है कि बहुत सी जगह ट्रेजरी, वहाँ पर भी ऐसे तलघर जैसी व्यवस्था रखी जाती है। अलग अलग लेयर्स की सुरक्षा वो अब भी रखी जाती है। और हम जो विज्ञान वाली फिल्में हैं, फंतासी फिल्में हैं, उनमें भी हम इस तरह के प्रयोग के भाई कितने तरीके से आप अपने खजाने की रक्षा कर सकते हो, इसकी चर्चा हम लोग देखते सुनते हैं। तो वही मूल आधार यहाँ पर देखने में आता है। और मज़े की बात यह है कि इस अध्याय में बहुत सारे प्राचीन आचार्यों का उल्लेख विश्वकर्मा द्वारा किया हुआ है। विश्वकर्मा द्वारा थोड़ा इसकी चर्चा अपन पहले नामोल्लेख करते हैं, फिर करते हैं। अगस्त्यो भगवान नंदी नारदश्य महामुनि बृहस्पतिस्तिम्य लोकः काश्यपो लोकदर्शकः कात्यायनो महातेजा मरीचिश्चित्रतोयगः पालकाल्या पुंडरीको दीर्घदर्शी पुनर्वसु योगसारो महातेजा ये चान्ये मुनि पुंगवाः। जो और भी अन्य मुनि पुंगव हैं, मुनिश्रेष्ठ हैं। पुंगव शब्द श्रेष्ठ के अर्थ में लगता है। ये गव शब्द बैल के लिए गो, तो नर वृषभ, जैसे हम नरसिंह श्रेष्ठ रूप में मानते हैं, उसी प्रकार नर वृषभ, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ये भी श्रेष्ठता के लिए, क्योंकि वृषभ भी बल की निशानी माना जाता है। तैरतीन्द्रिय विज्ञान निधिभिर धर्म रक्षकैः वास्तुशास्त्रम महत् प्रोक्तम लोक रक्षण हेतवे। तैः उन धर्म रक्षकों द्वारा, जो विज्ञान निधि थे, जो अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान को जानने वाले थे, उनके द्वारा लोक रक्षण के लिए यह महान वास्तुशास्त्र कहा गया। तदुक्तम एवं संक्षिप्य तत्तल लक्षण मुच्यते। तो संक्षेप में उनके आधार पर ही मैं आगे लक्षण कहने वाला हूँ जो आने वाले हैं। तो लक्षण वो भांडागार की चर्चा वो करेंगे, लेकिन विश्वकर्मा द्वारा 18वें अध्याय में जाकर प्राचीन आचार्यों के नाम का उल्लेख करना। अगर विश्वकर्मा स्वयं इस ग्रंथ को लिख रहे होते तो सामान्य रूप से प्राचीन आचार्यों के नाम का एक सहज उल्लेख करके आगे बढ़ जाते कि साहब मेरे साथ साथ ये भी और आचार्य हैं। लेकिन यहाँ विश्वकर्मा स्वयं का कोई उल्लेख नहीं करते हैं, और यहाँ जो हमें नाम देखने में मिल रहे हैं उनके विषय में बहुत सम्मान से विश्वकर्मा बात करते हैं कि उन लोगों ने जो कहा, जो लोक रक्षण हेतवे, लोक की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे मुनिश्रेष्ठों ने जो बात कही है, वो उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। तो इससे यह बात पुनः सिद्ध हो जाती है कि विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र मूलतः विश्वकर्मा द्वारा रचित नहीं है। यह ग्रंथ विश्वकर्मा की परंपरा के जो दक्षिण भारत के विद्वान हुए, उनमें से एक समूह हो सकता है या व्यक्ति विशेष हो सकता है, विश्वकर्मा के नाम पे उन्होंने इस ग्रंथ को रचा। अब इसको रचा या संकलित किया, ऐसा हम पूर्णतः दावे से नहीं कह सकते। बहुत कुछ आधार विश्वकर्मा का कोई आदि ग्रंथ इसमें रहा होगा, वो उत्तर भारत में प्रचलित विश्वकर्मा प्रकाश भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारी बातें इसमें दक्षिण के स्थापत्य को अधिक दर्शाती हैं। तो ऐसा लगता है कि उत्तर भारत के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र से मूल नियमों को लेकर के उनको घटित किया दक्षिण के स्थापत्य पर, और फिर ये विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र ग्रंथ बना। प्रमाणेषु स्थापनेषु चित्रादि स्थापनासु च मतभेदम समाश्रित्य मयापि समलक्षणम। ये
प्रमाण की बात होती है, स्थापना की बात होती है, चित्रादि स्थापनाओं की, भाई चित्र आदि जगह जगह हमें जो लगाने हैं उसको लेकर के बात होती है। मतभेदम समाश्रित्य मया भी समलक्षणम, हम देखते हैं कि बहुत सारे मतभेद यहाँ देखने में आते हैं, अलग अलग आचार्य अलग अलग प्रकार की चर्चाएं यहाँ पर करते हैं, किसकी बात मानी जाए किसकी नहीं मानी जाए। कोई कहता है कि ऐसा करना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कोई कहता है कि हाँ हाँ थोड़ा बहुत किया जा सकता है। तो क्या किया जाए, तो मयापि समलक्षणम, मेरे द्वारा समलक्षण यहाँ कहा जा रहा है। भैया मैं बहुत नपीतुली बात करूँगा, जिसका जो अच्छा है वो यहाँ पर कहूँगा। नयनानंद जनक कल्पनानांच सूरिणाम प्रोच्यते वास्तु योग्यानाम लक्षणम शिल्प भासुरम। जो शिल्प शास्त्र के अनुसार इन लक्षणों को कह रहा हूँ। वो लक्षण कैसे, नयनानंद जनक कल्पनानांच सूरिणाम, जो विद्वानों ने नयनानंद नेत्रों को आनंद देने वाली वास्तु की जिन कल्पनाओं की, वास्तु की जिन डिजाइनों की बात की हुई है, उन वास्तु योग्य तत्वों को शिल्प शास्त्र के प्रकाश में, भासुर शब्द प्रकाश के प्रकाशवान के अर्थ में है, तो उस आधार पे इसको कहूँगा। अब सबसे पहले आप जब चर्चा कर रहे हैं भांडागार की, कोषागार की, तो कोष का महत्व क्या है वो तो हम जाने। तो कहते हैं सूक्ष्म धीविश शिल्पि वर्गैर ज्ञेयम तच्छ्रेयसे परम सर्वेषां भूमिपालानां धनम दैवम निगद्यते। सूक्ष्म बुद्धि वाले जो शिल्पी वर्ग हैं, जो 4 प्रकार के शिल्पी, स्थपति, सूत्रग्राही, दक्षिण और वर्धकी हैं, वो जो परम श्रेय के इस वास्तुशास्त्र को जानने वाले हैं, वो क्या करें, इसको बहुत बुद्धिमानी पूर्वक इसका प्रयोग आपको करना है, वही इसके जानने योग्य हैं। हर यहाँ एक जो बात आई कि सूक्ष्म धीवी शिल्पी वर्गैर ज्ञेयम तच्छ्रेयसे परम, ये किसके लिए ज्ञेय है, कौन जाने इसको, किसको। ये कोषागार की जो बात है, क्या हर कोई सामान्य जो वास्तुविद है उसको जानना चाहिए क्या? बोले नहीं 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 भाई, सूक्ष्म बुद्धि वाले जो बहुत बारीक से बारीक चीज़ें जो ध्यान में रख के चलते हैं, उनके लिए जानने योग्य है ये चीज़, क्योंकि उसको न केवल जानना, उसको अप्लाई भी करना है। अब वो कैसे अप्लाई करेगा, क्या करेगा, तो कहते हैं सर्वेषां भूमिपालानां धनम दैवम निगद्यते। ये सूक्ष्म बुद्धि वालों को क्यों बता रहे हैं हम, हर किसी के लिए यह बात क्यों नहीं कह रहे हैं, इसलिए कि सर्वेषां भूमिपालानां, सभी जो राजा लोग हैं, भूमिपाल हैं, उनके लिए धन ही दैव कहा हुआ है। राजा का प्रारब्ध धन ही है, धनहीन राजा का कोई प्रारब्ध नहीं है, ना उसके पास कोई सैनिक रहेंगे और ना प्रजा उसका सम्मान करेगी। तो अगर राजा के पास धन है, राजकोष में धन है, तो राजा का प्रारब्ध है। और इसलिए जो सूक्ष्म बुद्धि वाले शिल्पी वर्ग हैं, जो इस बात को समझ सकते हैं कि भाई राजा के लिए पैसे का कितना महत्व है, इसके पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसका खजाना लूट ना जाए, चोर डाकू आसानी से लूट के चल ना दें, नहीं तो ये राजा ही नष्ट हो जाएगा। तो एक एक चीज़ को बारीक बारीक कैसे हम सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं, तो जो हर उपाय को आत्मसात करके उसको एक साकार रूप दे सके। और साथ ही सूक्ष्म बुद्धि वाली बात क्यों कह रही है भाई, पढ़े पढ़ाई बातों से भी बहुत कुछ नहीं होता। आपको थियरी एक तरफ होती है और प्रैक्टिकल दूसरी तरफ होता है। आपके सामने कैसी वो समस्या आके खड़ी हुई है, जगह कैसी है, बनवाने वाला कैसा है, वो कितना पैसा आपको दे रहा है कि भाई इतने धन में इतना ही खर्च कर सकता हूँ, इससे अधिक नहीं। और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर आपको वो डिज़ाइन उस कोषागार की, उस भांडागार की बनानी होगी। तो ये सूक्ष्म बुद्धि वाला जो होगा वही कर सकता है। बुद्धि की चर्चा करते हैं तो 4 प्रकार की बुद्धियों को लेकर के बात आती है। एक बांस बुद्धि है, वंश बुद्धि। बांस में जैसे चीरा एक तरफ से लगा है ना, तो पूरा बांस आगे तक चिरता हुआ चला जाता है।
तो ऐसे ही कुछ लोग इतनी तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, उनको सूत्र रूप में बात कही है वो पूरी समझ जाते हैं। दूसरी होती है चरम बुद्धि, चमड़े जैसी। जैसे चमड़े पे आपने सुई से छेद किया तो जितना छेद किया उतना ही छेद रहेगा, तो जितनी बात समझाई उनको उतनी ही याद रहेगी। तीसरी हो गई कंबल बुद्धि, कंबल में आपने जब सुई छेदी, जब तक सुई भीतर है तब तक लग रहा है कि हाँ इसमें छिद्र है, लेकिन जैसे ही आपने बाहर निकाला पता नहीं कि वो छिद्र कहाँ था। और एक चौथी बुद्धि वो पाषाण बुद्धि है। भाई पत्थर के ऊपर आप अगर सुई से छेद करने की कोशिश करोगे तो सुई टूट जाएगी भैया। तो ऐसे भी कई लोग होते हैं कि समझाने वाला समझा समझा के हार जाए, वो नहीं समझा पाए, बिल्कुल उसके सामने भी हाँ ना करे आदमी कि मुझे आ गया है। चलिए, तो आगे कहते हैं धनेन धर्म कार्याणि स्थापयित पृथ्वीपति विबुधैर मानित स्वर्गे परमम सुखम अश्नुते। इस धन के द्वारा ही धर्म कार्य किए जा सकते हैं, तो उनका संपादन पृथ्वीपति राजा धर्म कार्यों का धन से ही कर सकता है। विबुधैर मानित स्वर्गे परमम सुखम अश्नुते, और विद्वानों देवताओं द्वारा सम्मानित हो करके वो स्वर्ग में परम सुख को प्राप्त करता है। भाई वो विद्वानों पर धन खर्च करेगा या फिर वो लोक के लिए भी, अगर लोक कल्याण के लिए धन खर्च करता है तो भी विद्वत वर्ग उसका सम्मान करेंगे ही, देवता उसका सम्मान करेंगे ही। धनेन कीर्ति विजया सुखम सुकृतमेव च प्राणिनाम पोषणम शक्ति वर्धते नात्र संशय। धन से कीर्ति, धन से ही विजय संभव है, धन से ही सुख है, धन से ही सुकृत हो सकते हैं, अच्छे कृत्य हो सकते हैं। प्राणिनाम पोषणम, प्राणियों का पोषण इसी धन से हो सकता है। उसके लिए पोषण के लिए जो शक्ति चाहिए वो धन से मिलती। वर्धते नात्र संशय, इसी धन से प्राणियों के पोषण की शक्ति का वर्धन होता है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन तद्रक्षेत पृथ्वीपति तद्बुद्धौ शास्त्र विन्मानम सुमतौ सचवेधुरम। इसलिए तस्मात् सर्व प्रयत्ने, सभी प्रकार के प्रयत्न करके, तद्रक्षेत, इसकी रक्षा करे कौन? पृथ्वीपति राजा। तो हमारा जो खजाना घर का होगा उसके राजा हम हैं, तो हमें अपने धन की रक्षा करनी चाहिए। तद्बुद्धौ शास्त्र विन्मानम, तो अब वो करे क्या भाई? बुद्धिमान, शास्त्र के ज्ञाता, सुंदर मति वाले, सचिवे धुरम, वो जो मंत्री है, सचिव है, उसको इसकी धुरी बनाना चाहिए। राजा अपने कोश का ध्यान रख पाए, संभव नहीं है, राजा के पास इतनी फुर्सत नहीं है। तो अच्छी बुद्धि वाला कोई शास्त्र का वेत्ता मंत्री, वो उसको आधार बना करके करे। कोई विश्वसनीय मंत्री हो, शास्त्रवेत्ता से कहीं ना कहीं बात ही है कि जो शास्त्र को अच्छी प्रकार से जान लिया है वो ईमानदार होगा ही। तो ये ईमानदार भी हो, बुद्धिमान भी हो, ऐसा मंत्री वो उसकी सुरक्षा के उपाय कराए। भाण्डागारे धनम स्थाप्यम सुखाय पृथ्वीपति न्याय मार्गेण युक्त्या च सचिवादि सहायता धनम संपादये धीमान लोक रक्षण कारणम। भाण्डागारे धनम स्थाप्यम, भाण्डागार में धन की स्थापना करनी चाहिए। किस लिए? सुखाय पृथ्वीपति, अपने सुख के लिए राजा को भाण्डागार में धन सुरक्षित करना चाहिए। कैसे? न्याय मार्गेण युक्त्या च, न्याय मार्ग से और युक्ति से। तो यहाँ जो मूल बात हो रही है कि भाई राजा को खजाना अगर भरना है तो वो न्यायोचित ढंग से वो अपना खजाना भरे। ऐसा नहीं कि अनाप शनाप टैक्स लगा करके और दुगना तिगुना आप वसूल कर रहे हो, लोगों को पीड़ा हो रही है, जबरिया लोगों को जो नहीं भर पा रहा उसको जेल में डाल दिया, तो डरा धमका के उस प्रकार से अगर राजा करता है तो वो ठीक नहीं है। न्यायपूर्वक उसको टैक्स लेना चाहिए। जैसे रघुवंशम में जब वो सूर्यवंश की कालिदास प्रशंसा करते हैं तो बताते हैं कि भाई जैसे सूर्य जल को पहले अवशोषित करता है और उसके बाद में फिर वर्षा के रूप में वो वापस धरती को वापस कर देता है, उसी प्रकार वो जो रघुवंशी राजा थे वो जनता से आवश्यकता अनुसार कर लेते थे और फिर वो लोक कल्याण के लिए ही लगाते थे। युक्त्याच, आपको खजाना सुरक्षित रखना, उसके लिए युक्ति की आवश्यकता है। सचिवादि सहायता, राजा साहब आपके खुद की अकेले की बस की नहीं है तो आपको मंत्री आदि की सहायता लेनी होगी। धनम संपादये धीमान लोक रक्षण कारणम, ये लोक के रक्षा का कारण है धन। तो इसलिए इसकी
इसको संपादित करना है, इसको आपको रखना है। धन संरक्षणी शाला भांडागार मितीरिता, यहाँ परिभाषा आई कि धन संरक्षण करने वाली जो शाला है, जो कक्ष है, जो भवन है, वो उसको भांडागार कहते हैं। ताम शालाम स्थपति श्रेष्ठा स्थापये लक्षणान्विताम, तो उसके जो लक्षण हैं उनसे युत उस शाला को स्थपति श्रेष्ठ, कोई साधारण स्थपति नहीं, जो श्रेष्ठ स्थपति है वो इसको स्थापित करे। भाई यहाँ जो मूल बात श्रेष्ठ स्थपति की बात क्यों इन्होंने कही है, बहुत सी बार स्थपति अगर थोड़ा बहुत कम क्वालिटी का हुआ तो उनकी इतनी बुद्धि नहीं चलती कि उनके साथ जो काम करने वाले हैं उनकी जांच परख कर लें। और जो श्रेष्ठ स्थपति होगा उसको ये भी पता होता है कि भाई मेरी टीम में कौन कौन अच्छा है, कौन कौन ईमानदार है, तो वो उनको ही वहाँ लेकर के आएगा ताकि नाम उसका खराब ना हो, ये उसको ज़्यादा रखेगा, राजा का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये भी वो ध्यान रखेगा। देशा पौरेति सा शाला द्विविधा कथिता बुधई, अब कितने प्रकार की यह शाला हो सकती है, भांडागार कितने प्रकार का, तो कहते हैं देशा पौरेति सा शाला द्विविधा कथिता बुधई, बुध लोगों ने, बुद्धिमानों ने दो प्रकार की भांडागार की चर्चा यहाँ करी है। एक तो देशा, जो पूरे देश का खजाना जहाँ होता है, राष्ट्रीय खजाना, तो जैसे हम कहें रिजर्व बैंक वर्तमान में, और पुर की, तो अलग अलग नगरों का जो राजकोष है, जो ट्रेजरी हैं अलग अलग नगरों की, तो वो पौर कहलाएंगी। तो पहले भी एक तो राजा का मूल कोष होता था, वो राजधानी में या कहीं बहुत सुरक्षित एकांत स्थान में रखा जाता था, और इसके अलावा उसके राजा के अलग अलग जो कार्यालय होते थे, वहाँ उसके सामंत इत्यादि जो होते थे उनके पास भी कोष होता था, तो वो पौर हो गया। देश्या सदुर्गा सालिंदा द्वारोपद्वार मेदुरा प्राकार त्रय संवीता भित्ति सप्तक समृता, जो देश्या शाला होगी वो कैसी होगी, सदुर्गा, दुर्ग आवश्यक है भाई, पूरे देश का खजाना वहाँ पर है, तो वो किलेबंदी बहुत आवश्यक है। सालिंदा, अलिंद की बात यहाँ पर आ रही है, तो हम गलियारे वगैरह वहाँ पर आने के लिए बने हों, वैसे सबसे भ्रामक शब्द अलिंद निकल के आता है, जो एक अलिंद एक चत्वर, ये दो तीन अर्थ देते हैं, और वास्तुशास्त्र में भिन्न भिन्न स्थानों पर इनके भिन्न भिन्न अर्थ ग्राह्य होते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि यहाँ कौन सा अर्थ ग्राह्य है। और जब हम अलिंद की चर्चा करें तो द्वार के सम्मुखवर्ती जो चबूतरा है, प्लेटफॉर्म दरवाजे के ठीक सामने, उसको भी कह रहे हैं, दालान को भी, बरामदे को भी लोग अलिंद मानते हैं, और कुछ लोग छज्जे के लिए भी अलिंद शब्द का प्रयोग करते हैं। द्वारोपद्वार मेदुरा, द्वार और उपद्वारों की वहाँ पर व्यवस्था होना, बहुत सारे दरवाजे अलग अलग सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी रहेंगे कि भाई कई दरवाजे पार करके आप वहाँ तक पहुँच पाओ, और थोड़ा भूल भुलैया भी बन जाती है जब अधिक द्वार होते हैं। तो प्राकारत्रय संहिता, तीन परकोटे, जो दुर्ग में बाहर जो मोटा परकोटा जो बनाया जाता है, जो प्राचीर बनाई जाती है, तो वो 3 लेयर्स तो उसी की होंगी, और भित्ति सप्तक समृता, और अंदर जो भवन बनाया हुआ है वो भी कह रहे हैं कि भाई 7 भित्तियों के बाद 7 दरवाजे क्रॉस करके, 7 दीवार क्रॉस करके तब आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। तो इतनी टाइट सिक्योरिटी होनी चाहिए। पहली बात तो यहाँ केवल भवन की ही सिक्योरिटी की बात है, सैनिकों वाली बात तो और है। भूम्याम भूगर्भ संयुक्ता सप्त सोपान संयुता, इसको आप भूमि के भीतर भूगर्भ में अर्थात तलघर में इसको कर सकते हैं, सप्त सोपान संयुता, और 7 सीढ़ियों से उतर के आप उस तलघर में जाएंगे। चतुरस्रा पार्श्वभागे देवी नाम स्थान कैर्युता, चतुरस्र चौकोर वर्गाकार इसकी संरचना हो सकती है, और पार्श्वभागे इसके साइड में देवियों का स्थान कहा गया है। प्रकल्प्य स्थपति श्रेष्ठ शुभ काले विशेषता, और स्थपति द्वारा शुभ काल में श्रेष्ठ स्थपति के द्वारा इसकी कल्पना की जानी चाहिए। तो इसका जो प्रारंभ है
यहाँ मूल जो लग रहा है कि भाई एक तो इसका प्रारंभ शुभ मुहूर्त में हो, दूसरा वो भीतरी जो सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं वो भी समय मुहूर्त को निकाल करके फिर ही करना चाहिए। अब पौर कोश सदन की बात होती है। कोश सदन का अर्थ भी वही निकल के आता है, हम धन जहाँ सुरक्षित रख रहे हैं। तो पौरंतु कोश सदनम प्रासादांतर्गतंतु, हुआ जो पौर है वो प्रासाद के अंतर्गत हो सकता है। जब हम पूरे राज्य के खजाने की बात कर रहे थे तो वो राजा के प्रासाद में नहीं कहा गया, वो खजाना किलेबंदी के भीतर कहा हुआ है। तो अधिकांशतः हम जब पुराने किस्से सुनते हैं तो राजा कोई अपना एक आध सुरक्षित किला अलग बनवाते थे। बहुत कम लोगों को पता होता था कि वो जो किला है वहाँ पर राजा का खजाना रखा हुआ है। जिस किले में राजा रह रहा है वहाँ पर खजाना नहीं रखते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आक्रमण की स्थिति वहीं बनती थी। तो अगर राजा हार गया, उसको भागना पड़ा, तो उसका खजाना तो सब वहीं रह जाता। तो इसलिए कोई दूसरे किले का इस्तेमाल वो लोग करते थे। कुछ लोगों को ही उसका अंदाज होता था कि यहाँ इनका खजाना रखा हुआ है। तो समय समय पर कभी घूमने के बहाने या शिकार के बहाने उस किले तक गए, जा कर के व्यवस्था देख आए। और अगर संकट की घड़ी में उनको हार करके अपने किले से भागना पड़ा तो वो दूसरा जो खजाने वाला किला है वो सुरक्षित अगर है तो फिर से ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए अलग ही बनाने की बात थी। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं जो पुर का बनेगा वो कोश सदन प्रासाद के अंतर्गत जो राजप्रासाद है उसके भीतर भी हो सकता है। सप्राकारम सदुर्गम वा, उसको प्राकार के साथ बनाना, दुर्ग की संरचना यहाँ कर सकते, मनाही नहीं है। सप्तभित्ति समावृतम, प्राकार कितने होंगे लेयर्स नहीं कहा, लेकिन जब हम भीतरी संरचना पर गए तो सप्तभित्ति 7 भित्तियों की बात यहाँ कर रहे हैं। मंडपाकृतिकम वापी शालाकार मताभिवा, इसको आप मंडप की आकृति में या शाला के आकार में बना सकते हैं। तो जहाँ वो कोश का स्थान है उसको मंडप नुमा आप कर सकते हैं या शाला पूरा एक कक्ष नुमा आप उसको बना सकते हैं। तदंतर भूगर्भ देशे चतुरस्र प्रमाणकम अलिंदद्वय संयुक्तम तद्वारम कीर्तितम क्रमात्, यहाँ भूगर्भ देश में फिर से वही तहखाने की बात और वही चतुरस्र चौकोर तहखाने की बात। अलिंदद्वय संयुक्तम, 2 अलिंदों से युक्त, 2 बरामदों से युक्त। यहाँ कुछ ऐसा भी लगता है कि अलिंद का प्रयोग अगर हम छज्जे के रूप में करें तो तहखाने के दरवाजे वो छज्जे नुमा ही रहते हैं, ऊपर उठ गए तो 2 पल्ले के 2 फटके के वो तहखाने हों, ऐसा भी इसका अर्थ हो सकता है। दंडत्रयम चतुर्दंडम अथवा पंचदंडकम मध्य भाग प्रमाणंच स्थापयित सूत्र मानविद, 3 दंड 4 दंड या 5 दंड का इसका प्रमाण रखा जा सकता है और 1 दंड 6 फीट का होता है। और यहाँ इस ग्रंथ में बार बार दंड की बजाय राजदंड की बात है, तो ये सब दोगुने हो जाएंगे। तो 3 राजदंड, 6 18 फीट होता है, तो एक दंड के मान से कर रहे हैं, वो दोगुना किया तो 30 फीट। तो उसका जो पूरा एरिया जो हॉल का जो बनेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है जब कोष रखा जाएगा तो प्रमाण तो बड़ा होना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खजाना वहाँ पर आ सके। तो 3 राजदंड 4 राजदंड या 5 राजदंड तक इन्होंने कहा। गणकाद्यधिनेत्रीणाम आसनैश्च समन्वितम, वहाँ पर गणक गिनने वाले लोग, कैशियर लोग बैठे हों, उनके बैठने के लिए स्थान हो। अधिनेत्रीणाम आसनैश्च, और अधिनेता वो जैसे आज बैंक के मैनेजर होते हैं उसी प्रकार उस समय भी जो उनके मुखिया खजाने के रहते थे, जिनकी देखरेख में वो खजाना रहता था, उनके बैठने का स्थान हो। कुछ गणक लोग हैं उनके बैठने का स्थान वहाँ पर हो। भाई कहाँ गिनती करेंगे, कहाँ, कोई ऐसा तो नहीं है कि वो बाहर बैठे हुए हैं, भीतर जगह ही नहीं है और गणक अकेले गिन रहे हैं और कोई गलती कुछ गड़बड़ कर लें तो। सर्वाभरण कैर दिव्यई निधि देवई सुरक्षितम, और वहाँ वो स्थान सभी आभरणों से, सभी आभूषणों से युक्त, दिव्य आभरणों से युक्त निधि देवता से सुरक्षित हो। अर्थात वहाँ निधि देव कुबेर की प्रतिमा जो कि अलंकार युक्त हो वो आपको स्थापित उस तहखाने में करनी चाहिए। भूगर्भ स्थान संयुक्तम भूदेवी समन्वितम,
धेनुचित्र लसद्भाग धनवेद्या समन्वितम। भूगर्भ में आप जब उसको बना रहे हो तो भूदेवी की प्रतिमा, भाई पृथ्वी की प्रतिमा भी वहाँ पर होनी चाहिए। धेनुचित्र लसद्भाग, वहाँ गाय के चित्र का प्रयोग वहाँ देखने में आए, और धनवेद्या समन्वितम, धन वेदिका से युक्त हो। भाई पैसा हम जहाँ पर रख रहे हैं तो ऐसे वो चबूतरे वगैरह वहाँ पर बने हुए हों जिनके ऊपर वो आपने कोष रखा हुआ हो। और गाय की प्रतिमा का प्रयोग, गाय लक्ष्मी स्वरूपा होती है, इसलिए उसका प्रयोग भी यहाँ देखने में आ रहा है चित्र में। स्थापयेत् उत्तरास्यंच सौवर्ण द्वार पट्टिकम सुवर्णम स्थापयेत् पूर्वे राजतम दक्षिणे तथा। उत्तरमुखी, कुबेर की दिशा उत्तर होती है, इसलिए उत्तरमुखी इसको हम भांडागार को बना रहे हैं, धनशाला को बना रहे हैं। सौवर्ण द्वार पट्टिकम, स्वर्ण द्वार की पट्टिका या सोने की पट्टिका लगे हुए द्वार, ऐसा अर्थ करना चाहिए। स्वर्ण मंडित द्वार हो। अब राजा का खजाना रखाएगा, आज वो सब चीज़ें देखने में नहीं आती, ये दिखावटी चीज़ें अब कम हो गई हैं। सुवर्णम स्थापित पूर्वे राजतम दक्षिणे तथा, पूर्व में सामने की ओर वहाँ स्वर्ण को रखना, दक्षिण की ओर दाहिनी ओर। यहाँ ये दिशाओं से भी अर्थ हो सकता है कि भाई पूर्व दिशा जहाँ पड़ रही है, उत्तर दिशा का द्वार है आपका, तो पूर्व दिशा में साइड में पड़ेगी पूर्व दिशा, वहाँ पर आपने सोने को रखा हुआ, चांदी को बिल्कुल ठीक सामने दक्षिण दिशा में रख रहे हैं। चांदी पे ही निगाह पड़ेगी, अगर कोई भीतर आ भी गया, सोना थोड़े साइड में है तो वो जब तक आगे व्यक्ति जाता है तो तब तक थोड़ा बहुत स्वर्ण बचा करके रक्षक बाहर निकल सकते हैं। उदीच्याम नवरत्नानि वारुणे लिपिकारिणः स्थापयित क्रमशो भक्त्या प्रत्यहम चार चाहिए नृपः। उत्तर दिशा में वो नवरत्नों की स्थापना करें, तो उत्तर दिशा में दरवाजे के बगल में ही बिल्कुल और छुपा हुआ, क्योंकि कोई तुरंत दरवाजे में घुस के साइड में तो देखेगा ही नहीं, तो वहाँ नवरत्नों को स्थापित किया। वरुण की दिशा में लिपिकारों का स्थान, जो गणक हैं, जो गिनने वाले कैशियर वगैरह बैठे हुए हैं, उनका पश्चिम दिशा में स्थान होगा। और स्थापित क्रमशः भक्त्या प्रत्यहम चार चाहिए नृपः, और राजा भक्ति पूर्वक प्रतिदिन वहाँ अर्चना करे। अब यहाँ प्रतिदिन अर्चना करने का तात्पर्य यह हुआ कि भाई पूजा के बहाने कम से कम राजा वहाँ पर जाएगा तो उसके कर्मचारी भी समझेंगे कि हाँ भाई राजा यहाँ आता है, कभी भी तो हम कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। दूसरी बात, वो वहाँ मंदिर वगैरह कुछ बना करके रखेगा जिससे अन्य लोगों को ये भ्रम रहेगा कि भाई इस जगह पर तो कुल देवता हैं राजा के, इसलिए वो पूजन करने जाता, उसको पता ही नहीं होगा राजा अपना पैसा देखने जा रहा है। प्रथमा वर्णे दीपदेवी स्थाप्या सहासना, द्वितीया वर्णे देवी चामरक ग्राहिणी तथा। वहाँ फिर अलग अलग आवरणों की लेयर्स की बात और वहाँ पर देवी देवताओं की बात। तो पहले आवरण में दीप देवी की स्थापना, भाई दीपक लिए हुए, जैसे हम लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं हमें दीपावली पे आती हैं, उनमें ऊपर दीपक बने रहते हैं, तो ऐसी प्रतिमाएं बड़ी बड़ी जिनमें दीपक लगाने के स्थान हो प्रकाश के लिए, सहासन आसन सहित वो दीप देवी की स्थापना वहाँ पर हो। दूसरे आवरण में चमर ग्रहण किए हुए चामर जो होता है उसको ग्रहण किए हुए देवी का स्वरूप वहाँ पर देखने में। तृतीय आवरण देवी चाशीर वचनकारिणी, और तीसरे आवरण में आशीर्वाद देती हुई देवी की प्रतिमा एवं देवी त्रयम स्थाप्यम यशोधन जयप्रदम। तो ये तीन प्रकार की देवियों की स्थापना अगर वहाँ होती है तो यश और धन और विजय की प्राप्ति होती है। कम्बलास्तरणोपेद मध्यभाग विराजितम सुवर्णपट्ट संयुक्तम राजतैस्तोरणादिभिः। कंबल का आस्तर बिस्तर वहाँ पर हो तो जो आसन होगा वो कंबल का हो सकता है, और मध्य भाग विराजितम, सेंटर में भाई हम फर्श बिछाते हैं कि नहीं, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। स्वर्ण पट्ट संयुक्तम, स्वर्ण पट्ट सोने के पटे वगैरह वहाँ रखे हुए हैं। राजतैष तोरणादि भी, और वो जो तोरण इत्यादि हैं वो उन पर चांदी चढ़ी हुई है। तो कुल मिला के सब अलंकरण भी वहाँ पर आप करेंगे ही। और शिखरत्रय संयुक्त विमानेन च भासुरम, आप बाहरी तरफ से इसको कैसा दिखाएंगे तो 3 शिखरों वाला एक सुंदर चमकता हुआ एक विमान, एक प्रासाद
उसका स्वरूप देंगे। नाना चित्र समूपेतम वितानैर अभिमंडितम, अनेक प्रकार के चित्रों का वहाँ पर प्रयोग, और वहाँ पर वितान चंदोबे चंदे लग रहे हों, ऊपर वाला सीलिंग वहाँ पर लगा दिखाई दे, सुंदर सुंदर सीलिंग लगे हों। पूर्वशाला समायुक्तम खड्ग चिन्ह समन्वितम स्थापयन मतिमान शिल्पी रक्षक समृतांगणम, और वहाँ पूर्वशाला की स्थापना, सामने के पूर्वशाला अर्थात जो मुख्य द्वार के बाहर की ओर शाला, वो मुख्य द्वार से लगी हुई हो सकती है, पौर्णमा हो सकती है, या फिर वो वेटिंग रूम दूर जो हम बना देते हैं, वेटिंग का सेक्शन, वो खुले बरामदे में मंडप नुमा भी जो होते हैं आजकल भी, जो है बड़े बड़े जो मंत्रियों के बंगले होते हैं, वहाँ पर टीन शेड में एक व्यवस्था कि भाई कुछ कुर्सियाँ लगी हुई हैं, वहाँ आकर के बाहर ही वो उन लोगों से मिल सकते हैं, पत्रकारों से मिलते करते हैं। तो उस प्रकार की जो शाला रहती है या मंडप रहता है तो उसको पूर्वशाला कहते हैं। तो वो यहाँ पर बने हुए हो, और खड्ग चिन्ह समन्वितम, वहाँ पर खड्ग के चिन्ह चित्रित हों। इसका एक अर्थ और भी निकलता है कि पहले तलवार इत्यादि जो है आयुध लिए हुए वहाँ पर प्रहरी उनकी मूर्तियाँ बनी हुई रहती थी, और असली उनके हाथ में तलवार इत्यादि आयुध रहते थे। स्थापयित मतिमान शिल्पी रक्षक ही समृतांगणम, अच्छा रक्षकों से समृद्ध वहाँ का आंगन हो, वो जो पूरा एरिया है वहाँ आपको सिक्योरिटी फोर्सेस वो ज़रूर चारों ओर तैनात हों, वो खजाना कोई चुरा ना ले जा सके। और जो खड्ग चिन्ह समन्वितम वाली बात मैं कर रहा था, तो अगर चित्र की बजाय वहाँ पर क्योंकि ये चिन्ह शब्द दिया है, तो खड्ग के चिन्ह वहाँ हों, तो तलवार वगैरह कहीं किसी न किसी बहाने से, कहीं चित्र के बहाने, कहीं मूर्ति के बहाने से जगह जगह लगी हुई हों, ताकि अगर कभी कोई खतरा होता है, अब तलवार राजा की टूट गई या उन सैनिकों की टूट गई, तो यार आत्मरक्षा के लिए उसको कुछ करना है, और वो कुछ लेकर के नहीं आया था, भूल गया था, तो वहीं से वो फटाक से तलवार वो उस मूर्ति से या निकाल करके और अपनी रक्षा कर सके, अपने कोश की रक्षा कर सके। तो इस प्रकार से यह अध्याय जो भांडागार की चर्चा कर रहा था, वो अध्याय होता है समाप्त। और हम इससे समझ सकते हैं कि कितनी टाइट सिक्योरिटी खजाने की होनी चाहिए। तो ये हमारे सीखने वाली बात रही। धन्यवाद।